अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कप्तान अच्छा हो तो बेहतरीन टीम का इंतखाब करता है, लेकिन वजीर आजम की टीम पर सवालात क्यों? मुआविनीन खुसूसी और मुशीर कौमी मफाद पर जाती मफादात को तरजीह क्यों देते हैं? क्या कप्तान टीम बदलने में संजीदा है? फिर कौमी असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई, हुकूमत ने 2 अहम बिल कसरत राय से मंजूर करा लिए। क्या हुकूमत बिल सेनेट से भी मंजूर करवाने में कामयाब हो पाएगी? कौमी एहतसाब ब्यूरो का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत मुमकिन है? ये सवालात आज के दस्तक में उठाएंगे। शहर कायद में सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजामात, हर इदारा दूसरे इदारे को जिम्मेदार ठहराने लगा। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, कराची के मेंबरान कौमी असम्बली का वफाकी हुकूमत से शिकवा। शहर कायद के मसाइल कब हल होंगे? शहर कायद का शिकवा भी आज के दस्तक में रखेंगे। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, अल्लाह के बरगुज़ीदा चंद गिने चुने अफराद तवाफ़े काबा में मसरूफ। मनासिक हज का आगाज, कोरोना वबा के दौरान हज अदायगी के रूह परवर मनाजिर ने दिलों को छू लिया। वज़ीर आज़म के 2 मुआविनीन खुसूसी आज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज से 24 बरस कबल जब मैदान सियासत में कदम रखा तो उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया। उनसे जब जब सवाल पूछा गया कि मौजूदा सियासी निज़ाम में एहतसाब का अमल कैसे मुमकिन है, ये बड़ा अहम सवाल है जो बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछा जाता रहा जब उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा, जब ऑपोजिशन में रहे। उनसे पूछा गया आप कहाँ से ऐसे दयानतदार अफराद लाएंगे? उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया कि कप्तान अच्छा हो तो टीम भी अच्छी बन जाती है। तहरीक इंसाफ को 22 साल जद्दोजहद के बाद पाकिस्तानी अवाम ने असम्बली में पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बने। उन्होंने मुंतखब अफराद पर एतमाद करने की बजाय नए चेहरे मुतारिफ कराए। ये चेहरे गैर मुंतखब अफराद पर मुश्तमिल थे। इससे पहले आम इंतखाबात 2018 इलेक्टेबल्स के साथ जीता, उसके बाद गैर मुंतखब लोगों को कैबिनेट में शामिल किया। उन्हें मुशीर और खुसूसी मुआविनीन के ओहदे दिए गए। इन गैर मुंतखब अफराद को ओहदे देने पर जहां अपोजिशन और आम आवाम ने सवालात उठाए, वहीं हुकूमत के अंदर बैठे हुए मेंबरान भी शकवा कुना नजर आए। वो जो मुंतखब मेंबरान थे, जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन कप्तान ने हर मुआविन की तकर्रुरी का दिफा किया। हर तकर्रुरी को दुरुस्त साबित करने के लिए उनके माजी में किए गए कामों की मिसालें भी दी। सवाल उठा कि अगर आप मेंबर असम्बली अपने असासों की तफसीलात जमा कराने का पाबंद है, तो काबीना में बैठने वाले अफराद जो गैर मुंतखब अफराद हैं, जो बाहर से आए हैं, जो पैराशूटर्स हैं, उनसे बास पुरस क्यों नहीं की जाती है? मुआविनीन और मफादात के तसादुम पर बातें की जाने लगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें हुई, ये बातगश सुनाई देने लगी। इस सब के बाद बिलाखिर कप्तान ने अपनी गैर मुंतखब टीम को हुक्म दिया कि वो अपने असासाजात की तफसीलात जमा कराएं। अब तफसीलात सामने आई तो मफादात के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। बात यही नहीं, बल्कि 19 गैर मुंतखब अफराद में से 8 अफराद की काबीना में मौजूदगी ने नेशनल सिक्योरिटी पर सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि 4 अफराद दोहरी शहरियत जबकि 4 अफराद दूसरे ममालिक के रिहायशी थे, परमानेंट रेजिडेंस उनके पास थी। इसी तरह वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी में मुतादिद ऐसे थे जो ज़ाती बिजनेसेस चला रहे थे, बराह रास्त उनके मफादात ज़ाती थे। अपोजिशन, हुकूमती मेंबरान और अवाम ने काबीना में इन अफराद की मौजूदगी पर सख्त तनकीद की, जिसके बाद वज़ीर आज़म के 2 मुआविनीन तानिया इदरूस और जफ़र मिर्ज़ा अपने ओहदे से हो गए। उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया है। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा को 23 अप्रैल 2019 को मुशीर सेहत का ओहदा दिया गया था। उन्होंने मुशीर सेहत का कलमदान संभाला था। उन्होंने आज अपने इस्तीफ़े की वजूहात बयान करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम एक बेहतर निज़ाम सेहत के मुस्तहिक हैं और मैंने इस मकसद के लिए खुलूस नीयत के साथ काम किया। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कोविड-19 से एक मजबूत तिब्बी निज़ाम के साथ निकलेगा। उन्होंने मजीद ये भी लिखा कि मैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं आलमी इदारे सेहत को छोड़कर इमरान खान की ज़ाती दरख्वास्त पर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान की खिदमत करना एक एजाज़ की बात थी। मैं मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त में जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस नीचे आ रहे हैं, जब कोविड-19 के केसेस में कमी आई है। ये अजीमुशान कौमी काविश है और यकीनन ये कौमी काविशों का ही समर है, उसी का नतीजा है और ऐसे ही ये मुमकिन हुआ है। सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के इस्तीफ़े की बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे असल रीजंस क्या है। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के खिलाफ गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान 2 इंक्वायरीज शुरू हुई, जिनमें से एक काफ़ी तल्ख सवालात पर मबनी थी। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के खिलाफ होने वाली तहकीकात में दवाओं की बरामद के लिए SRO का इजरा और हाल ही में अद्वियात की कीमतों में इजाफा शामिल था। अब ज़राए के मुताबिक
डॉक्टर जफर मिर्जा ने दोनों तहकीकात में किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा था कि एसआरओ के इजरा और कीमतों के इजाफे में बराह रास्त उनका ताल्लुक नहीं था। अब यही नहीं है, बल्कि कोरोना खुद नोटिस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के किरदार पर सवालात उठाए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरूस से भी आज ही इस्तीफा लिया गया है। ताहम उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि मेरी शहरियत की वजह से रियासत पर तनकीद की गई, जिससे डिजिटल पाकिस्तान का मकसद मुतासर हो रहा है। अवामी मफाद की खातिर मैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी की हैसियत से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अपने मुल्क की खिदमत और वज़ीर आज़म के विजन के लिए काम करती रहूंगी, लेकिन तानिया इदरूस के इस्तीफे की वजह मफादात का टकराव बताई जा रही है। तानिया इदरूस के मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान का ओहदा संभालने के कुछ ही अरसे के बाद उनका एक निजी कंपनी से ताल्लुक का इंकशाफ हुआ था। ताहम तानिया इदरूस ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन DPF नामी इस कंपनी से अपने ताल्लुक को खुफिया रखा था, बताया नहीं था, और इस राज को मीडिया ने फाश किया था, जबकि जहांगीर तरीन का भी इस कंपनी से ताल्लुक रहा है। तानिया इदरूस, जिनकी तकरीरी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भरपूर दावे किए थे, गुज़श्ता साल दिसंबर में एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना था कि तानिया गूगल में काम करती थी और वो ये नहीं जानते थे कि वो कितने पैसे कमा रही थी, लेकिन उन्होंने गूगल को छोड़ने का फैसला किया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि वक्त साबित करेगा कि आज जो फैसला उन्होंने किया है वो उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होगा। उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान तानिया इदरूस से मुताल्लिक क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। ये जो फैसला होता है कि आपकी अच्छी नौकरी है, तानिया की ज़बरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। ये मुश्किल फ़ैसले हैं, और ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फैसले करके होते हैं। डिजिटल विजन पाकिस्तान की इसी तकरीब में तानिया इदरूस ने भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में दावा किया था कि वो मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी इदारों में काम करती रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने ऐलान किया कि अब पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान की जगह रोटी, कपड़ा और इंटरनेट का नारा लेकर आगे बढ़ेंगे। हम जो कहते आए हैं रोटी, कपड़ा, मकान, उसको हमें चेंज करके रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट अब कहना ज़रूरी है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने इसको एवरी पाकिस्तानी का राइट समझ के इसको आगे बढ़ाना है। हुकूमत ने पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया था, जिसका एक मकसद ई-गवर्नेंस कायम करना था, जिसमें मालूमात को डिजिटल अंदाज में महफूज किया जाना था। हुकूमत का दावा था कि इस मंसूबे के जरिए सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और आवाम की हुकूमत तक रसाई के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत पहले से मौजूद नादरा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा, बल्कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराए जाएंगे, जिनमें सिक्योरिटी और कारकर्दगी को यकीनी बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस मंसूबे के तहत ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां सारिफीन स्मार्टफोन की मदद से अपने तमाम रोजमर्रा के उमूर तेज और महफूज तरीके से अंजाम दे सकेंगे। अब सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि एक बड़े मंसूबे के लिए तजर्बाकार फर्द को लाने का दावा किया गया, मगर गुज़श्ता 8 माह के दौरान उन्होंने कितना काम किया? कोरोना वबा के दौरान जहां मुल्क में तालीम को ब्रेक लग गई, तलबा को ऑनलाइन तालीम के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ा, डिजिटल पाकिस्तान टीम ने इन तलबा की सहूलत के लिए कितना काम किया? क्या गुज़श्ता 8 माह के दौरान कोई एक दफ्तर भी कागजी फाइलों के झंझट से आज़ाद हुआ? कहीं पेपरलेस एनवायरनमेंट पैदा हो सका? शहरियों को स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल में कितनी आसानी हुई? कितनी ऐप्स बनाई गई? यकीनन इन सवालात के जवाबात पर रावी बिल्कुल खामोश है। इसी तरह मुआविनीन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा, जो WHO की मुलाजमत छोड़कर आए, अहम मुआविन की हैसियत से काम करते रहे, कोरोना क्राइसिस के अंदर काम करते रहे, उनकी आमद को भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी समझा गया, लेकिन गुज़श्ता 1.5 सालों के दौरान सेहत के मामले में कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकी। हाँ, खबरें सामने आई कि भारत से अद्वियात दरामद करने के हवाले से जो कुछ हुआ उस पर करप्शन के इल्जामात लगे, मखसूस अफराद और कंपनियों को नवाजे जाने की इतलात मिलती रही। यही नहीं, बल्कि फेस मास्क स्मगलिंग के हवाले से भी मुआविन खुसूसी पर उंगलियां उठाई गई थी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वफाकी काबीना से मजीद इस्तीफे भी सामने आएंगे? क्या बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुआविनीन महज अपनी CV को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान आए ताकि वो मजीद बेहतर नौकरी हासिल कर सकें? मुआविनीन वसीतर कौमी मफाद में इस्तीफे दे रहे हैं या फिर कप्तान अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए कोशा हैं? मुआविनीन के इस्तीफे के बाद कप्तान का एहतसाब का बयानिया मजीद मजबूत होगा। यकीनन तहरीक इंसाफ ने अवाम से बेलाग एहतसाब का वादा कर रखा है, मगर अपनों की गलतियों से नजरें चुराने के बाद तहरीक इंसाफ पर उंगलियां उठने लगी हैं। ऑपोजिशन जमातें सिलेक्टेड एहतसाब के इल्जामात आयद करती रही हैं। यही नहीं, बल्कि ऑपोजिशन नैब कवानीन में तरमीम का मुतालबा भी करती रही है, लेकिन हुकूमत तरमीम के हक में नहीं है।
आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भरपूर हंगामा आराई हुई, शोर शराबा देखने में आया, धुआंधार तकारीर हुई, लेकिन इस हंगामा खेजी के दौरान हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से मुताल्लिक 2 बिल्स ऐवान से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में शुरू हुआ, जिसमें वजीर खारजा की गुज़श्ता रोज की तवील तकरीर के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की और शाह महमूद कुरैशी को तनकीद का नाते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। दोनों जानिब से क्या जुमले देखे गए, क्या गुफ्तो शनीद होती रही, किस तरह तनकीद के नश्तर बरसाए जाते रहे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। जो है अगर एसेट्स बियॉन्ड मींस मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लास डालें उसमें। खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं और यहाँ पे आके 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद मुताद्दिद मरतबा शाह महमूद कुरैशी ने जाती वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन ऑपोजिशन ने मौका ना मिलने की वजह से, जो कल मौका नहीं दिया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। इस दौरान ऐवान में सख्त शोर शराबा देखने में आया और ऐवान की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी हुई। शाह महमूद कुरैशी का इस पर क्या रद्देअमल रहा, वो भी आपको दिखाते हैं। अगर ये चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन बात करने दें, 5 मिनट बात करूंगा, और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेगा ये, कोई नहीं बोलेगा ये। मुझे फ्लोर दे दिया था, उसके बाद इन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया। ये तो कोई तरीका नहीं है, तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद करें तमाशे। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम सबसे अहम मसला है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पर रहते हैं। अगर उनका एजेंडा बदउनवानी के खिलाफ है तो उनकी सफ़ों में ऐसे बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत में नहीं मिलती है। ख्वाजा आसिफ नैब और PTI के मालूम जब्बा केसेस के हवाले से क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी मुलाहिजा कीजिए। सारे KPK में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। BRT में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना है, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो 1 वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। नैब तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय होता दिखाई नहीं देता है। आज मुशीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मफामत के तासुर को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते, कहीं तो NRO प्लस की बात भी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मुशावरती अमल को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ भी सामने आया, शिबली फराज का मौक़िफ़ भी सामने आया। तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता 2 सालों से दीगर मसाइल की तरह कानून साजी के सबसे अहम मसले के ऊपर खामोश दिखाई दे रही है और उस पर ऑर्डिनेंसेस जारी किए जा रहे हैं। यकीनन इस वक्त नैब का मामला जहां हुकूमत के लिए अहम है, वही ऑपोजिशन के लिए बहुत अहम है। और ऑपोजिशन ये कहती है कि जब तक नैब तरामीम के हवाले से बात नहीं की जाएगी, कानून साजी का मामला आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसी मामले पर ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है? क्या ये दोनों बिल जो कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं, सेनेट में मंजूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हुकूमत का NRO प्लस का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज कौमी असम्बली में ऑपोजिशन शोर मचाती रही और दूसरी तरफ हुकूमत दो अहम बिल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल और सलामती काउंसिल एक्ट में तरमीम का बिल ऐवान से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। इस पर आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, अगर यही जो बिल थे, अगर आप अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुन लेते तो कंसेंसस से अगर ये बिल पास होते तो क्या बेहतर नहीं था? और दूसरे नंबर पे अगर हुकूमत वक्त शोर करेगी, नारेबाजी करेगी, तो मुझे ये बताएं कि अपोजिशन के पास फिर ऑप्शन रह कौन सा जाता है? और यही इनका वतीरा है पिछले 2 साल से। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, वो ये कहते हैं कि अहम मसला जो है वो FATF का मामला था
और फेटफ के मामले पर हुकूमत ये चाहती थी कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। ऑपोजिशन ने फरमाइश की थी कि नैब कवानीन में तरमीम जो है वो भी डिस्कस होनी चाहिए, और आपकी फरमाइश पर हमने इस मामले को भी टेकअप किया। लेकिन जहां पर कौमी मफाद का मामला है वहां ऑपोजिशन अगर जाती मफाद लेकर आएगी और कौमी मफाद के आड़े आ जाएगा जाती मफाद, तो फिर ये तो किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को और यकीनन कौमी मफाद में भी नहीं है ना। बात सीधी सी है कि अगर आप फेटफ के बिल की बात करते हैं तो ये तो 6 माह से कमेटी के पास पड़ा हुआ था। 6 माह से किसको जल्दी थी? आपको अगर जल्दी थी, आप कौमी मफाद में ये तरमीम लाना चाहते थे, कानून साजी करना चाहते थे, तो आपको रोका किसने था? अगर आप अपने वज़ीर ख़जाना और मशीर ख़जाना का इंतज़ार करते रहे और उनके पास वक्त नहीं था, तो इसमें कसूर अपोजिशन का है या हुकूमत वक्त का है? और दूसरे नंबर पर मुझे ये बताए कोई कि अगर आप 6 माह के बाद आपको होश आ ही गया है कि ये कानून साजी करनी है, तो ये जो इल्ज़ाम आप हम पे लगा रहे हैं कि हम इसमें कोई फ़ायदा उठाना चाहते थे ज़ाती, तो ये बातें तो हम 2 साल से सुन रहे हैं। अगर हम नैब में तरमीम की बात करते हैं इनकी ख्वाहिश पे, तो फिर ये कह देते हैं कि ये NRO चाहते हैं, ये अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। और अगर हम बात नहीं करते, अनाउंस करते हैं कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते, तो फिर कहते हैं कि जी हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हम कानून साजी करना चाहते हैं। 10 साल में नैब के कवानीन को इन्होंने तब्दील नहीं किया, आज शोर कर रहे हैं और उसको हथियार के तौर पर आप 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको आला अदलिया ने भी जिस तरह एक तस्वीर कशी उसकी की है, उससे मेरा ख्याल है उसके बाद मुझे कहने की और कोई ज़रूरत रह नहीं जाती। नहीं मियां जावेद लतीफ़ साहब, क्या फेटफ का मामला जो है वो नैब कवानीन में तरमीम से मशरूत है? कत्तन नहीं है, कत्तन नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। और मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी है कि वज़ीर ख़ारजा जैसा बंदा, अगर सीजन पॉलिटिशन, अगर इस तरह इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए बिलो द बेल्ट जाके गुफ्तगू करे, तो मुझे और कुछ नहीं कहना। फिर मुझे अफसोस बहुत है कि मैं किस पे फिर ये तकिया करूं कि कौन इनमें से सच बोल सकेगा। आप ये देखें कि नैब कवानीन पे क्या इन 3-4 दिनों से बात हुई है? ये तो बहुत पहले से अपना एक मसवदा लेकर आए हुए थे, मगर दिखाते नहीं थे। इन्होंने तरमीम की वो जो हमसे तजावीज़ मांगी तो हमने दी, इन्होंने मांगी तो हमने दी। ये आज की बात है? इस तरह की गलत बयानी से कुरैशी साहब को मौके है कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे लाना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन मुसर है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। उनका इस हवाले से मौके बड़ा क्लियर है। और फिर वो ये कहते हैं कि जो तरामीम ऑपोजिशन प्रपोज कर रही है वो किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे से सबसे पहले तो कंपैटिबल नहीं है और फिर कौमी मफाद के साथ कंपैटिबल नहीं है। पहली बात तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ग्रे लिस्ट से ये वाइट लिस्ट में आ जाए, इसका क्रेडिट हुकूमत वक्त ले, कोई और ले। हमें इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाए। मैंने ये कहना है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में इस पाबंदी से या इन पाबंदियों से छुटकारे के लिए जो कुछ किया वो भी कौम के सामने है और हमें गद्दार बना दिया गया। आज भी वही काम हो रहा है कि आप नैब के कवानीन में तरमीम 2 साल से लोगों को अंदिया दे रहे हो, 2 साल से कह रहे हो। मैं वो बातें नहीं कहना चाहता जो इनके वज़रा कमेटी में आकर कहते हैं, जो इनके अपने जो चीफ एग्जेक्टिव है उसकी नीयत के हवाले से जो बातें करते हैं, मैं वो कहना नहीं चाहता। वो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बात कर सकते हैं कमेटी के अंदर हुई बातों को फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मगर मैं नहीं कहना चाहता। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह लोगों को गुमराह मत किया जाए। अगर आप कोई और सख्त कानून लेकर आना चाहते हैं एहतसाब का, हमने तो रगड़ा खा लिया, मज़ीद भी खा लेंगे, मगर असूलों पे समझौता नहीं करेंगे। हाँ, नैब के कवानीन में तरमीम के लिए राज़ी हम इसलिए हुए थे कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो लोग हैं अदारों में काम करने वाले, उनको ब्लैकमेल कोई ना कर सके। हमने तो अपना जो फ़र्ज़ था, हमने जो कर्ज़ था, हमें जो टफ़ टाइम दिया गया, हमें जो गिरफ्तारियों का सामना था, मुकदमात का सामना था, सज़ाओं का सामना था, वो हमने फेस कर लिया और भी करेंगे। मगर हम ये नहीं चाहते
कि आने वाली नस्लों को कोई ब्लैकमेल कर सके, इसलिए हम उसमें तरमीम चाहते थे। अगर ये नहीं करना चाहते, कोई सख्त कानून लाना चाहते हैं, तो उसको भी हम फेस करेंगे। हमें तो कोई मसला नहीं है। पार्लियामेंट्री सेशन कॉल किया गया है और उसमें कोशिश ये की जाएगी कि अपर हाउस से भी इन दोनों बिल्स को मंजूर कराया जाए। तो उस पर ऑपोजिशन की अब क्या हिकमत अमली होगी? क्या सेनेट के अंदर, जो ऑब्वियसली आपके पास अक्सरियत है, क्या वहां पर आप सपोर्ट करेंगे? सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिए जाएंगे दोनों बिल्स? देखें, मैं बिल्कुल क्लियर कह दूं आपको, ये एपीसी फैसला करेगी। ये कल जो रैबर कमेटी बनी हुई है अपोजिशन की, वो फैसला करेगी कल के हाउस में अपनी स्ट्रेटेजी का। नहीं, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, फिर इसका मतलब हुकूमत जो कह रही है कि ऑपोजिशन एनआरओ प्लस चाहती है, तो इसका मतलब वो तो फिर मामला काफी क्लियर हो जाएगा। अगर सेनेट कानून साजी तो ऑब्वियसली लोअर हाउस के अंदर, अपर हाउस के अंदर होनी है, वो कौमी असेंबली में होगी या सेनेट के अंदर होगी, एपीसी के अंदर या रहबर कमेटी के अंदर तो नहीं होगी मियां जावेद लतीफ साहब? नहीं, वो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, जो आप सुनना नहीं चाहते, मैं ये कहता हूँ कि जो आप नैब के हवाले से या एहतसाब के हवाले से कोई ये कानून लाना चाहते हैं, उस पर तो बात होगी अपोजिशन के प्लेटफार्म से। जहाँ तक FATF का बिल का तल्लक है, वो पाकिस्तान का बिल है, वो ज़रूरत है, वो ज़रूर हम उस पर सपोर्ट करेंगे। मगर जो इनका रवैया है वो सपोर्ट लेने वाला नहीं है, वो बिल को पास करवाने वाला नहीं है। बल्कि मैं तो कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर ये महसूस होता है इनकी हरकतों से, इनके रवैयों से, कि किसी और का एजेंडा ये पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी ये तो क्लियर है कि ऑपोजिशन फैटफ के मामले के ऊपर तो जरूर सपोर्ट देगी, और ये जो दो बिल्स हैं, ये जहां तक कौमी सलामती का मामला है, ऑपोजिशन बिल्कुल साथ है हुकूमत के। लेकिन नैब कवानीन में तरमीम के मामले पर आप में डिसेंट है, डिसएग्रीमेंट है इसमें, और वो कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम किसी तौर पर भी नैब कवानीन के हवाले से हुकूमत वक्त से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, नैब कवानीन के हवाले से बात नहीं होगी हुकूमत के साथ, जबकि जो कौमी सलामती के उमूर है, कौमी मफाद के उमूर हैं, उस पर सेनेट के अंदर जरूर बात भी होगी, बिल्स मंजूर भी होंगे। मियां जावेद लतीफ कह रहे थे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर कायद का रुख करेंगे और शहर कायद के मसाइल की निशानदही करेंगे हमारे। वेलकम बैक। शहर कायद यानी कराची, रोशनियों का शहर, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन शहर, जिसकी मेहनतों का समर सारा पाकिस्तान खाता है। पाकिस्तान की तामीर में इस शहर का किरदार सबसे ज्यादा है, मगर अब कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी सड़कों पर ताफुन बिखरा पड़ा है, जिसके नाले और गटर उबल उबल कर शहर की सड़कों, घरों, तालीमी इदारों, यहां तक के मसाजिद और बाजारों तक पहुंच चुके हैं। इस शहर पर आज भी सियासत की जा रही है। शहर कायद ने तब्दीली पर यकीन किया। क्या तहरीक इंसाफ को जी भरकर वोट देने का यह सिला मिलना चाहिए था? अब यही नहीं हुआ, बल्कि यहां के बासियों ने अपनों पर एतमाद करते हुए MQM को भी खूब नवाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ MQM जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, उसे भी भरपूर मैंडेट मिला। ये मेंबरान कौमी असम्बली में पहुंचे, अहम वजारतें भी मिली, यहां तक कि सदर पाकिस्तान का अजीम ओहदा भी इसी शहर के हिस्से में आया। 2 साल हो गए। शहर कायद के बासी अपने नुमाइंदों के इंतजार में, जिनके पास फंड्स की कमी नहीं है, जिन्होंने बेहतरीन विजन के ख्वाब इन्हें दिखाए थे, जो दावा करते थे कि एक दिन इस शहर को हकीकी मानों में रोशनियों का शहर बनाएंगे, जिन्होंने शहर के उबलते गटर, नालों में पड़ी रेत की बोरियों, नदियों में बहते कचरे पर आवाम से वोट लिए थे। मगर तब्दीली आए, अब 2 बरस बीत चुके हैं। शहर की तकदीर संवरने की बजाय हालात मजीद बिगड़ते चले गए। शहर कायद में अम्बर करम बरसा तो सारे दावे हवा हो गए, अवामी नुमाइंदे भी गायब दिखाई दिए। लेकिन चंद एक का दीदार सोशल मीडिया पर जरूर होता है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म किए होते हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भी कराची से मुंतखब मेंबरान ने इजलास से बायकॉट किया, जिन्हें बाद में हुकूमती अरकान मना कर ले आए। मगर सवाल तो यह भी है कि 2 दर्जन के करीब अवामी नुमाइंदे, जिनका ताल्लुक हुक्मरान और इत्तेहादी जमात से है, वो वफाक से फंड्स भी लेते, उन्होंने अपना हक अदा किया है। आज अवाम सूबाई हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, क्या मेयर कराची, जिनका ताल्लुक इत्तेहादी जमात MQM से है, उन्होंने मॉनसून आने से कबल हिफाजती इकदाम किए? क्या कराची के बासी अपने नुमाइंदों के ट्वीट्स और बयानात से मुतमईन हो पाएंगे? सबसे अहम सवाल कि वफाकी और बल्दियाती हुकूमत सूबाई हुकूमत पर इल्जामात क्यों आयद कर रही है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त MQM पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब आपके वक्त। आज हमने कौमी असम्बली के अंदर
सिंध का इशू हाईलाइट किया और सिंध के इशू को उठाते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया। बुनियादी तौर पर आपका मुतालबा क्या था और एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे थे आप? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मैं आपको बताऊं कि हमारा एहतजाज जो है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ था और हमारा जो उसमें मुद्दा था वो सिर्फ़ ये था कि सिंध हुकूमत ने जो कराची शहर की आवाम के साथ जो ज़्यादतियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है उस पर जो है वफाकी हुकूमत जो है संजीदगी के साथ तवज्जो दे। कराची के मसले को हम गुज़िश्ता 2 साल से वफाकी हुकूमत के सामने उठा रहे हैं। अपना रोना जो है वो हम सिंध हुकूमत के सामने भी रखते रहे हैं। वहाँ के वज़रा और वो जो काबीना के अराकीन हैं उनके सामने हमने कराची के मसाइल को रखा, लेकिन वो बेहसी सिंध हुकूमत की ये थी कि उसने मसाइल के हल करने के बजाय मसाइल पर तवज्जो देने से भी गुरेज किया। अब इस सूरत हाल में हमारे पास कौन से फ़ोरम बच जाते हैं? एक ही फ़ोरम बचता है कि हम वफाकी हुकूमत के सामने जो है अपना रोना रोएं, अपने वहाँ के हालात मामलात और जो इस वक्त की सूरत हाल है उसका असल नक्शा पेश करें। और दूसरी सूरत यह है कि फिर आवाम को लेकर फिर हम सड़कों पर निकल जाएं और फिर एहतजाज दर एहतजाज के सिलसिले शुरू कर दें ताकि दुनिया को नज़र आए कि कराची जैसा शहर जो इस पाकिस्तान का माशी इंजन है, पाकिस्तान की शहरग है, आज वो किस मकाम पर खड़ा हुआ है कि वहाँ पर कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर जो है पानी पहुँचाने वाला कोई नहीं है, वहाँ के जो बद इंतज़ामी है उसको संभालने वाला कोई नहीं है। जितनी आइनी तरामीम जितनी की गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से वो तमाम की तमाम जो है कराची शहर के शहरियों के मफादात के खिलाफ की जा रही है। अच्छा उसामा कादरी साहब, जहां सिंध हुकूमत से आपका शिकवा है, आपको नहीं लगता कि भाई वफाकी हुकूमत भी कुछ गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है? क्योंकि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट दिया है। कराची से 14 MNAs हैं, MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर MQM पाकिस्तान की इत्तेहादी है। आपको नहीं लगता कि जहां गैर संजीदगी सिंध हुकूमत की है वही वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जिस संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए था वो हुआ नहीं है? बिल्कुल, बेशक आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो है कराची के में 14 MNA जो है वो PTI के ज़रूर हैं। और मैं आपको एक बात ये जो है बिल्कुल संजीदगी के साथ बताता हूँ कि वो 14 के 14 MNAs जो हैं वो कराची के असल हक़ के लिए जो है वो चाहे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो या असम्बली का फोरम हो उसमें बरमला कराची के लिए आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो उस एहतजाज में जिसका मैंने अभी तस्करा किया कि हमने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और जब वॉकआउट किया तो उसमें कराची के PTI के अराकीन असम्बली जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हुआ और उस एहतजाज में उन्होंने भी वॉकआउट किया। तो मेरी वफाकी हुकूमत से सिर्फ मसला क्या है? देखिए गुजारिश है कि पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के नुमाइंदगान वहां पर के इलेक्ट्रिक का मामला हो धरना देकर बैठते हैं, एहतजाज करते हैं, कौमी असम्बली में एहतजाज करते हैं, सिंध असम्बली के अंदर एहतजाज किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, असद उमर साहब यहाँ आते हैं, इमरान इस्माइल साहब आते हैं, वो लोगों को उनके मुतालबात हल होने की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन मसाइल जू के तू रहते हैं। डेडलॉक कहाँ पर है? वफाकी हुकूमत मसाइल को क्यों हल नहीं करना चाहती है? वो के इलेक्ट्रिक का मामला हो या फिर कराची को फंड्स इशू करने का मामला हो? देखिए, अब ये 2-3 मामला जो आपने किए मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर के इलेक्ट्रिक का मामला था तो वो यकीनन जो है वफाकी हुकूमत की एक हद तक जिम्मेदारी यकीनन बनती है और उसमें कराची के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म साहब से, असद उमर साहब से, जो टीम यहाँ से गई, चाहे वो उमर अयूब साहब थे, और गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई उसमें कराची के मसाइल को सामने रखकर उनसे जो है वदाहत तलब की। कम से कम हमें और कराची के नुमाइंदों को ये एक इस बात का एहसास है कि अगर हम अपनी फरियाद वफाकी हुकूमत के सामने रखते हैं या वफाकी काबीना के लोगों के सामने रखते हैं या वज़ीर आज़म के सामने रखते हैं तो वो संजीदगी से सुनी जाती है और फिर उस पर अमल दरामद कराने के लिए कुछ न कुछ पेशरफ्त ज़रूर होती है। कई के मामले के ऊपर अब जो है वो जो कई ने गलतियां की हैं और जो माजी की गलतियां थी उसको सुधारने के लिए उमर अयूब साहब ने जो वादा किया है कि वो 500 मेगा उसका जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कई को पाबंद किया है कि वो लगाए और वो जो है वो अपना पुराना एग्रीमेंट जो 2009 में जो पीपल्स पार्टी ने जो किया था उसके असल हकाइक सामने लाए जाएं और जो भी इसमें
बदगुमानी का फैक्टर रहा है, उसको भी उजागर किया जाए। हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं इस वक्त। पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर कराची खुद अपने मसाइल की भीख मांग रहा है, उसके हल की तरफ उसकी निशानदेही कर रहा है, लेकिन कराची की सुनने वाला कोई नहीं है। वो MQM हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को MQM से भी शिकवा है। वो कहते हैं कि जितनी मुतहर्रिक माजी के मेयर रहे हैं कराची में, मुस्तफ़ा कमाल हो या फिर नेमतुल्लाह खान हो, उतने वसीम अख्तर साहब नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कराची के नुमाइंदे हैं वो आपसे शिकवा करते हैं MQM पाकिस्तान से। देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर ये शिकवा कोई भी करता है तो मेरे ख्याल उसको असल हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। मिसाल के तौर पर 2005 से 2010 तक मैं खुद टाउन नाजिम रहा हूँ, तो उस वक्त जो बल्दियाती सिस्टम था वो परवेज़ मुशर्रफ का बनाया हुआ वो कानून था जिसमें निचली सतह तक इख्तियारात दिए गए थे, और एक टाउन नाजिम और एक UC नाजिम और उसके साथ साथ सिटी नाजिम जो है, चाहे वो नेमतुल्लाह साहब हो या उसके बाद आने वाला जो है वो सिटी नाजिम हो, उसने इस शहर की तरक्की के लिए काम किए। तो उस वक्त इख्तियारात थे, लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि जब 18वीं तरमीम के बाद जो है ये तमाम तर इख्तियारात जो है ये सलब कर लिए गए हैं, और हम ये समझते थे कि 2009 और 2010 में जब ये 18वीं तरमीम पर काम शुरू किया गया तो नज़र ये आ रहा था कि ये वफाकी हुकूमत से जो इख्तियारात जो है सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे तो वो आगे चलकर वो ज़िले और टाउन की सतह पर और UC की सतह तक जो है वो इख्तियारात की मुंतकिली होगी। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो तमाम तर इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे, और जो ये तो वर्ल्ड बैंक ने अभी मैकेनिज्म बनाया कि सिंध हुकूमत के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को फंड्स मुंतकिल होंगे, लेकिन इससे पहले तो बराह रास्त आपको मुंतकिल होते थे। इससे पहले भी खुर्द बुर्द गबन करप्शन के इल्जामात लगते रहे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, KMC के ऊपर। देखिए, मैं शायद आपको अंदाज़ा हो इस चीज़ का कि लेकिन MQM का कोई भी जिम्मेदार हो, कोई भी जो अराकीन असम्बली हो, उसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि कोई करप्शन का ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन मैं इख्तियारात की बात कर रहा हूँ। अगर इख्तियारात जो है वो कचरा उठाने का भी मेयर से छीन लिया जाए, ये इख्तियार भी उससे ले लिया जाए कि वो जो है वाटर सेवरेज बोर्ड जो है वो उसके अहकामात पर अमल करने का पाबंद ना हो, और उसके इख्तियारात भी जो सिंध हुकूमत अपने उस पर ले ले। 2002 का जो बल्दियाती सिस्टम था, अगर वो नाफिज कर दिया जाए, जैसा कि अब पंजाब और KPK उसको नाफिज करने जा रहा है, और अगर सिंध वही इख्तियारात जो है, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। जहां तक 2002 के देहाती सेटअप की बात है जो मुशर्रफ दौर के अंदर नाफिज किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत तो उसमें चेंजेस लेकर आई है और उसको इम्पोज करना चाहती है, लेकिन अभी तक वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बारकैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर MQM पाकिस्तान हो, कराची के मसाइल इन तीनों पार्टीज के दरमियान एक रोलिंग स्टोन बने हुए हैं, हल होने का नाम नहीं ले रहा है। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है और खाना खुदा के अंदर इस वक्त कैसे पुरकैफ मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मनासिक हज का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। कोरोना वायरस के बायस बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी नहीं दे पाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जबीने न्याज नहीं बिछा सके हैं, मगर वो लोग जो वहाँ पहुँच नहीं सके हैं वो ये मनाजिर अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं और वो तज़किरा अपनी ज़ुबान पर ला सकते हैं। ये मक्का मुकर्रमा की पुररहमत फ़ज़ाएँ हैं जहाँ मलाइका हाज़िरी को बेताब हैं, जहाँ काबतुल्लाह है, वही काबा जो अरब के नखलिस्तान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, कि फ़ज़ाएँ नन्हे इस्माइल की कुर्बानी और हज़रत हाजरा की ममता की गवाह हैं, जिनके एक एक अमल को उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़र्ज करार दिया गया है। कोरोना वायरस के बायस यहाँ की फ़ज़ाएँ उदास थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें कहीं गुम सी हो गई थी। काबतुल्लाह की फ़ज़ाओं में सिर्फ कबूतर थे जो तवाफ़े काबा का फ़र्ज़ अदा करते रहे, लेकिन आज उन्हीं खामोश फ़ज़ाओं में एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई बुलंद हो रही है। हज़रत इस्माइल की सादतमंदी की गवाही दी जा रही है, हज़रत हाजरा की ममता की शान बयान की जा रही है, हज़रत इब्राहीम के सब्र, इस्तकामत और कुर्बानियों का तज़किरा भी हो रहा है। आज सहने काबा में अल्लाह के चंद सौ बरगुज़ीदा बंदे तवाफ़ कर रहे हैं, उनके लबों पर तकबीर की सदाएं हैं और आंखों में तशक्कुर के आंसू भी हैं। रश्क के काबिल हैं जो खालिक कायनात का घर देखने के लिए इस बार मुंतखब हुए हैं। ज़िंदगी में एक बार इस दरबार पर माथा टेक लेने से जहाँ दुनिया भर के गम भूल जाते हैं, हज तो सरासर मोहब्बत से इबारत है। ये मोहब्बत की इबादत है, मोहब्बत का सफ़र है, मोहब्बत का वालेहानापन का इजहार भी है।
और इस मोहब्बत के लिए इस बार महबूब ने खुद अपने मुकर्रब बंदों का इंतखाब किया है। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जी चाहता है कि कहें कि तवाफ़ खाना काबा मुबारक हो, मुबारक हो। वो फर्जंदान तौहीद जिन पर महबूब की निगाह इंतखाब पड़ी है, जिनका खुद चुनाव महबूब ने किया है, जो तवाफ़ के दौरान जिस तरह SOPs का ख्याल रख रहे हैं, SOPs के साथ तवाफ़ खाना काबा किया जा रहा है, यकीनन तमाम इंसानियत के लिए ये भी एक मिसाल है। ये नज़ारा माजी से ज़रा मुख्तलिफ है, जहाँ माजी में हज के मौके पर कांधे से कांधा मिलाकर फर्जंदान तौहीद मनासिक हज अदा करते थे। आज उनके दरमियान तवाफ़ काबा के दौरान फासला है, एक तवील फासला है। खाने, रिहाइश और दीगर मनासिक की अदायगी के दौरान भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि इबादात के दौरान कोरोना से बचाव की तदाबीर इख्तियार करना भी लाजमी है और बहैसियत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन तदाबीर को इख्तियार करें। मनासिक हज का आज से आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया से सऊदी अरब में मुकीम मुंतखब फर्जंदाने तौर हज में शरीक हैं। यकीनन इस मौके पर जहाँ आज़मीन हज मुबारकबाद के मुस्तहिक है, वहीं सऊदी हुकूमत के इक़दामात भी काबिल सताइश हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।